हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 1 अगस्त के करंट अफेयर्स। और आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के लिए डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है, अपनी तारीख सेलेक्ट करिए और आ जाइए। सबसे पहला, प्रिविलेज ब्रीच प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलएज कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट असेंबली, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। अब देखो क्या है कि हुआ क्या था कि जब एम.के. स्टालिन अपोजिशन में थे तमिलनाडु की असेंबली में, तो हुआ क्या था, उन्होंने ना कुछ गुटखे के पैकेट्स दिखा दिए कुछ एमएलएज ने, और ये दिखाते हुए देखो गुटखा आपने बैन कर रखा है, हमारी स्टेट में इतना फ्रीली मिल रहा है, देखो मैं लेकर आया हूँ, और 18 गुटखे के पैकेट आए थे। डिसीजन अरोज फ्रॉम अपील्स चैलेंजिंग ए प्रीवियस ऑर्डर दैट क्वेश्चड नोटिसेस टू एमएलएज फॉर डिस्प्लेइंग गुटखा सैशे इन द असेंबली 2017। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अब ये रूल करा है दैट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग अगेंस्ट एमएलए कैन कंटिन्यू इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली emphasizing the importance of such privileges। ठीक है, तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनाया गया था 18 एमएलएज के खिलाफ कि उन्होंने ऐसा करा। अब मद्रास हाई कोर्ट बस ये कह रहा है, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है, वो केस कुछ चला, ठीक है, और इस बार फिर से असेंबली उसके बाद खत्म हो गई, 5 साल तक एक असेंबली रहती है, फिर नेक्स्ट असेंबली आई, क्या उसमें भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटिन्यू कर सकता है? तो कर सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये देखने के लिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगर एक बार हो गई तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है ना? तो ये चीज है। Ruled that breach of privilege proceeding against members of legislative assembly can continue even after the dissolution of the assembly which they were elected। एक breach of privilege है। आप अगर breach of privilege का मामला आगे कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आप नेक्स्ट असेंबली में फिर से चुनकर आ गए, ठीक है, फिर भी कंटिन्यू करा जा सकता है। ठीक है, तो पर्पस ऑफ प्रिविलेज क्या है कि ग्रांटेड टू द हाउस वुड बी मीनिंगलेस इफ प्रोसीडिंग्स लैप्स्ड विद द टेन्योर ऑफ पर्टिकुलर असेंबली। कभी कभी ऐसा होता है कि मामले प्रूव नहीं हो पाते हैं, अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है तो असेंबली के खत्म हो जाने के बाद क्यों कंटिन्यू ना करा जाए। तो इट्स स्टेटेड दैट एमएलएज माइट नॉट टेक प्रिविलेज सीरियसली इफ द लॉ वर इंटरप्रेटेड अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर मामले लंबे खिंच जाते हैं, तो कोई अपने ये जो प्रिविलेज का मामला है उसको सीरियसली लेगा ही नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट इन केस क्या है कि उन्होंने ऐसा कर दिया था। द रूलिंग केम व्हाइल अलाउइंग रिट पिटिशंस फाइल्ड इन 2021 बाय द देन लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ प्रिविलेज कमिटी। दीज अपील्स वर अगेंस्ट सिंगल जज ऑर्डर इन 2020 व्हिच क्वेश्चन सो कॉज नोटिस इशूड टू चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन एंड 17 अदर डीएमके एमएलए फॉर डिस्प्लेइंग गुटखा। कि उन्होंने 2017 में गुटखा दिखाया था, 2020 में एक ऑर्डर आता है सिंगल जज बेंच का कि भाई अब वो मामला खत्म कर दिया जाए कि असेंबली में अब क्योंकि असेंबली अब बदल चुकी है। बट ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं भाई ये मामला खत्म नहीं हो सकता, एक बार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मामला लटक जाता है और सिर्फ इस बना पे लोगों को ये इम्यूनिटी मिल रही है कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करते रहे, तो ये तो फिर जो इंडिपेंडेंस है हमारे लेजिस्लेचर का उसका अगेंस्ट है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस क्यों मिलते हैं? ताकि जो लेजिस्लेचर है वो विदाउट फियर ऑपरेट करती रहे। ठीक है, तो ये डिवीजन बेंच का ऑब्जर्वेशन क्या है, क्रिटिसाइज सिंगल जज फॉर अज्यूमिंग द रोल ऑफ द स्पीकर एंड इंटरफेयरिंग एट द प्रिलिमिनरी स्टेज बाय क्वेश्चनिंग द शो कॉज नोटिस। की शुरुआत में ही आप क्या कहते हैं, स्पीकर का काम है ये चेक करना कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुई है कि नहीं, उनको उनका काम करने दो। ये आपने शो कॉज नोटिस कोर्ट ने कैसे ले लिया, ये नहीं होना चाहिए था। द मैटर वाज रिमिटेड बैक टू द करंट स्पीकर एंड द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग एंड द फाइनल डिसीजन ऑन मेरिट। तो अब क्या है कि अब ये वापस स्पीकर पे चला गया, बट अब क्या है कि चीफ मिनिस्टर हो चुके हैं स्टालिन, और ऑब्वियसली बात है अब स्पीकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट ये है, एनीवे अगर स्पीकर सेम रहते तो वापस स्पीकर के पास ये जाना होता है मामला, प्रिविलेज के ऊपर क्या प्रोसीडिंग होगी और क्या डिसीजन होगा वो सब स्पीकर की जिम्मेदारी है। वो रोल स्पीकर का कोई जज नहीं अज्यूम कर सकता। तो ये बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 105 है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेज देता है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड डिबेट इन पार्लियामेंट विदाउट फेसिंग लीगल एक्शन फॉर स्टेटमेंट्स मेड इन द हाउस
फिर आर्टिकल 106 क्या कहता है कि प्रोवाइड्स फॉर सैलरीज एंड अलाउंस और एमपीज वगैरह ये सब, ठीक है, 194 पे आई है। अब ये क्या कहता है कि जितने भी एमएलए हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, टू एंजॉय सिमिलर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज एज एमपीज। तो यहाँ पे 105 में कुछ इम्यूनिटीज एमपीज को मिल गई है, सेम चीज 194 ने कह दिया कि इनको भी मिल जाएंगी। एग्जैक्टली क्या है, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट कास्ट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो बस यही है। आगे चलते हैं। जुडिशरी कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट टू कंडक्ट ए परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ इट्स लॉज, से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जुडिशरी कैन डायरेक्ट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई अपना परफॉर्मेंस ऑडिट कर दो अपने लॉज का। ठीक है, अब ये मामला क्यों आया है, ये देखिए कि कुछ कंसर्न्स थे अबाउट द महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, की ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कोर्ट एम्फसाइज दैट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट एंड जुडिशियल फैसिलिटेशन आर क्रूशियल फॉर इट्स इफेक्टिव एनफोर्समेंट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कि केस बैकग्राउंड एक बार देख लीजिए। क्या है कि जजमेंट वाज डिलीवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट जो भी है 1971 का, विच हैज फेस्ड मल्टीपल लिटिगेशन। की कोर्ट फाउंड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कंसर्निंग एंड डायरेक्टेड, कि इसमें क्या कहते हैं कुछ कंसर्निंग है ये जो लॉ है, एंड डायरेक्टेड ए रिव्यू टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड असेस लॉज इफेक्टिवनेस। ये चेक करना है कि लॉ एक्चुअली इफेक्टिव है कि नहीं। कोर्ट ने कहा है अब ये काम करने के लिए कि ऐसे कई सारी पिटिशन आ गई है, मान लीजिए कि ये जो स्लम ड्वेलर से रिलेटेड एक्ट है ये ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये काम है सरकार का कि वो चेक करे कि ठीक से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। और अगर वो ये ठीक से चेक नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो डायरेक्ट करे गवर्नमेंट को। तो कोर्ट ने कहा है कि द कोर्ट हाईलाइटेड दैट गवर्नमेंट हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू इंश्योर स्टैट्यूट्स आर इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड एंड मॉनिटर्ड। इट स्ट्रेस्ड दैट कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम असेसमेंट ऑफ लॉज इम्पैक्ट आर एसेंशियल टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड एड्रेस एनी इनएफिशिएंसीज। ठीक है, तो एक तरीके से एक कोर्ट जुडिशरी का इंडिया में जो रोल है वो यहाँ पे मतलब उसका एक डायमेंशन और हमें दिखाई दे रहा है। क्या कि कोर्ट एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसमें भी इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही असली इंटरप्रिटेशन है। द कोर्ट नोटेड दैट मेनी स्टैट्यूटरी स्कीम्स गेट बॉग्ड डाउन इन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज व्हिच हिंडर्स देयर ऑब्जेक्टिव्स। इन सच सिनेरियो जुडिशरी कैन प्ले फैसिलिटेटिव रोल टू इंश्योर जस्टिस एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, एक और चीज अच्छी बात उन्होंने क्या बोली है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी की बात करें। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी किसी इंस्टीट्यूशन की क्या मेमोरी है। मान लीजिए कोई मामला हुआ, आज मैं अफसर हूं इस डिपार्टमेंट में, मेरे को पता है, बट मेरे चले जाने पे जो कुछ भी हुआ क्या वो पास ऑन हो रहा है आगे, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो जस्टिस नरसिम्हा एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। उनका इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहने का मतलब क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंस। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले होते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो रिकॉर्ड्स रखता है जितने भी जुडिशियल मामले होते हैं उनका, ताकि पहले क्या जजमेंट दिए गए, क्या इंटरप्रिटेशन रहा लॉ का, वो सबको याद रहे। ये कह रहे हैं कि ये है हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, है ना, कि एम्फसाइज द वैल्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड जुडिशियल प्रेसिडेंस, यानी कि जितने भी जजमेंट पहले आए हैं इन गाइडिंग परफॉर्मेंस ऑडिट, की जब भी परफॉर्मेंस ऑडिट हो कि उन जो पीछे जितने भी जजमेंट आए हैं उनका इस्तेमाल करा जाए। जुडिशरीज यूनिक पोजीशन enables it to assess the practical working of statutes and direct necessary reviews। तो इनकी ये जो यूनिक पोजीशन जुडिशरी की, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अच्छी होती है ना, ये उनको एक यूनिक पोजीशन देती है कि वो प्रैक्टिकल वर्किंग को ये सब एसेस कर पाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज बेस 2011-12 था, जिसका 2011-12 में जिसका बेस 100 था, वो आज क्या है जून में, है ना। ये एक न्यूज़ है, ये पीआईबी की। एनीवे, आपको सिर्फ ये समझना है कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री होता क्या है। सबसे पहले 8 कोर इंडस्ट्री क्या होती है, और आईआईपी की 8 कोर इंडस्ट्री होती है। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इंडेक्स क्या बताता है आईआईपी, ये बताता है कि कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसका 2011-12 को बेस लिया हुआ है। अब इसमें बेस का मतलब क्या होता है, एक बार पहले तो हम ये समझाते हैं कि बेस ईयर क्या है। कि मान लीजिए यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ
ये आईआईपी का प्रोडक्शन है, इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ उसका मान लीजिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। प्रोडक्शन का लेवल था 100, एक हमने इंडेक्स निर्धारित कर दिया और हमने कह दिया है कि 100 लेवल था प्रोडक्शन का, टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। ये था 100, इसकी जो वैल्यू थी वो थी 100, ठीक है। ये कब था? 2011-12, ठीक है। ये हो गया हमारा बेस ईयर। अब इसके कंपैरिजन में आज कितना प्रोडक्शन हो गया है, इसके वॉल्यूम बढ़ गई है इस प्रोडक्शन की, ठीक है। आज के मंथ में कितना प्रोडक्शन है, ये मान लीजिए बढ़ के हो गया 324, ठीक है। और इससे एक साल पहले ये था, मान लीजिए, मान लो इसकी वैल्यू थी 306, ठीक है। तो 306 से 324 कितना परसेंट बढ़ गया? ये जब हम परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं कि कितना तेजी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ये इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। एक बास्केट लेते हैं कि इस साल में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, इसके कंपैरिजन, उसको हमने 100 मान लिया, उसके कंपैरिजन में अब कितना हुआ, फिर कितना हुआ, यहां से लेकर यहां तक कितना इंक्रीज है, वो इंक्रीज जो है हमें आईआईपी के डेटा में मिल जाता है। ये इंक्रीज कितना है हमारा, ये कह रहे हैं कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वहां पे प्रोडक्शन 4% बढ़ गया है कंपेयर टू जून 2023। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में 4% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। किस चीज का हुआ है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं जो कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, उसमें से 8 कोर इंडस्ट्री अलग से कितना प्रोड्यूस कर रही है, और ये अकाउंट करती है 40%। हमारी पूरी इंडस्ट्री का 40% ये 8 कोर इंडस्ट्री अकेले लेती है, ठीक है। और ये क्या न्यूज आई है कि क्यूमुलेटिव ग्रोथ हमारी 5.7% है टोटल, इसमें 40% है उसकी है 4% ग्रोथ, ठीक है। तो कौन सी वो 8 कोर इंडस्ट्री है, इसमें याद रखिएगा हमेशा कि पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट 28% की वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है, और फिर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो ये आप वेटेज याद रखिएगा, एक दो बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया कि 8 कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होती है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे है, वरना इलेक्ट्रिसिटी की भी कभी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तीसरा स्टील नोट कर लीजिए, बस इतना काफी है, ठीक है। इसमें फर्टिलाइजर वगैरह थे, सबसे छोटा इसमें वेटेज है। तो ये है हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। हमारा जो करंट बेस ईयर है वो 2011-12 है। क्यों? क्योंकि वो साल थोड़ा सा स्टेबल माना गया था, वहां पे जो भी प्रोडक्शन हुआ था उसको 100 मान लिया गया, उसके कंपैरिजन में आज का प्रोडक्शन हम मॉनिटर करते हैं। आगे चलते हैं, स्टेप्स टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू द न्यू एजुकेशन सिस्टम। अभी है क्या, हम किस चीज की बात कर रहे हैं मेनली, अभी कहां पर आई है, पीआईबी की न्यूज है। सरकार कुछ करने की कोशिश कर रही है, क्या सरकार करने की कोशिश कर रही है, जैसे इनिशिएटिव लाइक भाषा संगम प्रोग्राम वगैरह, ये सब कुछ प्रोग्राम्स लेकर आई है। किस लिए? कि हम इंटीग्रेट कर दें टेक्नोलॉजी को इन एजुकेशन सिस्टम। और इस न्यूज में मेनली जो स्कीम्स कवर करी गई हैं वो इसलिए कवर करी गई हैं कि देखिए, अंग्रेजी में तो खूब सारी टेक्नोलॉजीज पॉसिबल है, कई सारे एजुकेशन के सिस्टम्स पॉसिबल हैं, अभी होते भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम किन को आ रही है? जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, वो लोग जो हैं वो उतने इफेक्टिवली समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों, क्योंकि हमारे जो नॉलेज है वो अंग्रेजी में स्टोर्ड है और उसको ट्रांसलेट करके हमें लोगों को देना है, और हर किसी की मातृभाषा अंग्रेजी तो है नहीं, या समझ नहीं पाते हैं, उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक ही काम है, और प्लस अगर समझ भी पाते हैं तो कोई अपनी मातृभाषा से बेहतर थोड़ी किसी भाषा में समझ लेगा। तो हमें करना क्या है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उन्होंने एम्फसाइज करा था कि इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस एजुकेशन एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ऐसा ना हो क्योंकि सारा ज्ञान अंग्रेजी में, तो हर कोई अंग्रेजी के पीछे भागे, है ना। अंग्रेजी के पीछे हम ऐसे ही नहीं भागते, उसमें सारा ज्ञान, हमारा साइंस, सोशल साइंस, सब कुछ, मैथमेटिक्स, सब कुछ अंग्रेजी में लिखा गया है। क्या करें, हम पढ़नी पड़ती है अंग्रेजी। तो इसलिए सरकार क्या कर रही है, भाषा संगम प्रोग्राम रन बाय एनसीईआरटी टू प्रमोट एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी थ्रू एजुकेशन, मशीन ट्रांसलेशन सेल की बुक्स जितनी भी हैं, हमारी जितनी भी नॉलेज है, उसको इनटू शेड्यूल्ड लैंग्वेज, जो 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, शेड्यूल में दी गई हैं, उन भाषाओं में हम ट्रांसलेट करें, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन सेल की एआई ट्रांसलेट कर ले, मान लो, ठीक है, ट्रांसलेट कर लें। फिर अनुवादिनी ऐप यूटिलाइज बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड एजुकेशन को रेगुलेट करती है। UGC यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, जो ओवरऑल ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को रेगुलेट करती है, टू ट्रांसलेट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट
कोर्स मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्निकल बुक, जैसे AICTE करती है, इनटू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस की इनको अब काम दिया गया, भाई जितनी भी मेन किताबें हैं, जितना हमारा ज्ञान है टेक्निकल, उसको हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, जो भी है, इतनी जो 22 लैंग्वेजेस हैं उन सब में, इंक्लूडिंग संथाली वगैरह भी अब आ गई है ना, इन सब में हम बांटे। ई-कॉम पोर्टल होस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स फॉर इजी एक्सेस। जेई नीट CUET हमने देखा है कि कई भाषाओं में 13 लैंग्वेजेस में होते हैं इसके अब एग्जाम। रीजनल लैंग्वेज इंजीनियरिंग एजुकेशन। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये जब भी कोई सवाल आए कि भाई हम रीजनल भाषाओं में एजुकेशन और ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर है दिशा पोर्टल प्रोवाइड्स कोर्स मटेरियल एंड टीचिंग रिसोर्सेज इन 33 इंडियन लैंग्वेजेस। एक अस्मिता इनिशिएटिव है कि टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस इन एजुकेशन थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग, है ना, कि हम ये करें। और फिर मिशन डिजिटल इंडिया भाषिणी, ये मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इन्होंने करा है टू क्रिएट ओपन सोर्स लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज फॉर 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस, की कोई भी बंदा ये एक API वगैरह निकालेंगे, कोई भी बंदा उस API को डाउनलोड करे, दुनिया की कोई किताब हो अंग्रेजी में लिखी गई हो, उसको ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली कर दे। इस टाइप का AI हम भाषिणी बनाना चाह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन। Paryan Alliance aims to revolutionize India's rice wheat cultivation with climate smart technology। इस बार आप याद रखेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 109 सीट्स बजट में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो ये सब है, बट ये उसी कड़ी में एक और ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। क्या? आर्टिकल रिपोर्ट्स अ न्यू जॉइंट वेंचर बिटवीन राइस टेक इंक एंड Mexico प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड परयान अलायंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। जॉइंट वेंचर भी अपने आप में एक वेंचर होता है, एक कंपनी होती है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विच एम्स टू एनहांस सस्टेनेबिलिटी ऑफ राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन, ठीक है। और वो किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? जीरो टिलेज, ताकि रिड्यूस वाटर और ये सब, डायरेक्ट सीडिंग एंड जीरो टिलेज। तो डायरेक्ट सीडिंग और जीरो टिलेज होता क्या है, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वही चीज है ना, कि इन्होंने ये जॉइंट वेंचर एक बनाया, ठीक है। और हम करेंगे क्या? डायरेक्ट सीडिंग करेंगे और जीरो टिलेज करेंगे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, यहाँ पर है कहीं, हाँ, ये डायरेक्ट सीडिंग क्या होती है। देखो, सबसे पहले डायरेक्ट सीडिंग का मतलब क्या है? दो तरीके होते हैं हमारा राइस को कल्टीवेट करने का। एक तरीका तो ये होता है कि हम पहले राइस को इतना बड़ा होने दें, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांटेशन करें, फील्ड को फ्लड करें और फिर ट्रांसप्लांट करें पैडी का। आपने अक्सर देखे होंगे लोगों को राइस के बाल लाते हुए, है ना, अक्सर राइस की खेती में ऐसा होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, उससे पानी का जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा होता है, 15 से 20% ज्यादा होता है, ठीक है। पानी ठहरा रहता है, वाटर लॉकिंग होती है, और उसकी वजह से और दूसरी समस्याएं होती हैं। तो एक तो पानी का कंजम्पशन ज्यादा है, फिर एक एक को पेन्स टेकिंगली आपको लगाना है, ट्रांसप्लांटेशन और पैडी होनी है, तो लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब डायरेक्ट सीडिंग अगर करेंगे, उससे 7 से 8 दिन पहले मैच्योरिटी आ जाएगी प्लांट की, इससे ट्रांसप्लांटेशन से कम आती है। फिर इंप्रूव सॉइल हेल्थ कैसे, कि ट्रांसप्लांटेशन करने की वजह से फ्लडेड रहता है, उससे सैलिनिटी, एल्कलिनिटी सॉइल की बढ़ती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सीडिंग मेथड से लेस डिस्टर्बेंस टू सॉइल होता है, विच कैन मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। इसलिए भी क्योंकि अगर आपने फ्लडिंग करी तो राइजोबियम बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर, वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाएंगे, जो नेचुरल स्ट्रेंथ है सॉइल की वो चली जाएगी, ठीक है। और फिर रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन कैसे, डायरेक्ट सीडिंग में ग्रीन हाउस एमिशन कम क्यों होंगे, क्योंकि फ्लडिंग जब करते हैं तो जनरली डीकम्पोजिशन अक्सर होना शुरू हो जाती है चीजों की, और उससे मीथेन निकलता है। और हमने देखा है कि पैडी की वजह से, हमने ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पैडी की वजह से काफी ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, अब क्या है कि इतना पानी लगता है तो उस चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है पानी के साथ साथ। वीड ग्रोथ होती है, इतना नम होती है जमीन की, नमी ज्यादा होती है तो उससे वीड ज्यादा होती है। फिर लैक ऑफ अवेयरनेस, कॉस्ट वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ, हाँ, यहाँ पे एक चीज है प्रॉब्लम, क्या, हाई कॉस्ट ऑफ DSR मशीन, डायरेक्ट सीडिंग मशीन, एक प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंट बैरियर, क्योंकि डायरेक्ट सीडिंग के लिए आपको मशीन की जरूरत है, ट्रांसप्लांटेशन में तो मैनुअली करी जाती है, ठीक है। तो स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, इतना ही है। तो ये डायरेक्ट सीडिंग हो गया। जीरो टिलेज भी ये होता है कि आप टिलिंग नहीं करेंगे, सॉइल को पलटेंगे नहीं,
ठीक है, ये जीरो टिलेज फार्मिंग होती है। नेक्स्ट करते हैं, परख recommends standardized academic standard for India's 69 school boards to ensure uniform quality। परख क्या है? एक स्टैंडर्डाइज सेटिंग बॉडी है अंडर एनसीईआरटी। अब ये एनसीईआरटी के अंदर एक बॉडी खोली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव फॉर मैपिंग ऑफ लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री ऑन अ जीआईएस बेस्ड पोर्टल। जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जहां पे कोई चीज लोकेटेड है वहां की जियो टैगिंग हो जाए, ठीक है, कि यहाँ पे देश में ये लेबोरेटरी है, ये टेस्टिंग हो रही है, उन सबकी हम टेस्टिंग कर मतलब उनको जियो टैग कर लेंगे। अब परख कर क्या रहा है, और ये एनसीईआरटी के अंडर काम करता है, ठीक है, ये अंडर एनसीईआरटी, ये लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट एनवी सेज ए स्टैंडर्ड standard setting body to advise school board regarding the new assessment patterns and latest research and promote collaboration। यहाँ setting body का मतलब क्या है कि पेपर सेटिंग वगैरह बॉडी उससे रिलेटेड है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर ही काम करती है, ठीक है। एनसीईआरटी जो कि जिसके पास काम है हमारे किताबें लिखने का, एंड it will also be tasked with holding periodic learning outcomes टेस्ट लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे एंड स्टेट अचीवमेंट सर्वे कि क्या अचीव हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने करा क्या है, मेन चीज पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि रिकमेंडेशंस हमारी क्या है, क्यूमुलेटिव असेसमेंट क्लास 12वीं में सिर्फ 12वीं का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पे ना आए, क्या आए, ये कह रहे हैं इसमें 15% वेटेज 9वीं को दो, 20% वेटेज 10वीं को दो, 11वीं क्लास को 25% वेटेज दो, और 12वीं क्लास को 40% वेटेज दो। अब ये तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें से 9वीं और 11वीं के तो स्कूल में ही होते हैं पेपर, तो फिर वो तो अपने बच्चों को ज्यादा ही नंबर देंगे, तो क्या करेंगे? इसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल पेपर सेटर्स की बात करी है कि ट्रेनिंग टीचर्स एज प्रोफेशनल पेपर सेटर्स फॉर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन। हर स्कूल में, हर इलाके में, हर राज्य में स्टैंडर्ड पेपर हो, उसके लिए प्रोफेशनल पेपर सेटर, क्रेडिट एंड होलिस्टिक असेसमेंट, यूज ऑफ क्रेडिट सिस्टम फॉर ईच सब्जेक्ट, ऑनलाइन कोर्स एंड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड मतलब खाली ये नहीं कि साल के अंत में एक एग्जाम ले लिया उसको रिपोर्ट कार्ड में डाल दिया, कंटिन्यूअस एवेल्युएशन होती रहे, है ना, ताकि क्या है कि उसमें धांधली का थोड़ा इतना खतरा ना रहे। एक ही अगर एग्जाम है तो उसमें धांधली हो सकती है। फिर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन पेपर हो, कि क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक बने, एंड ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 9 to 12 कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एंड एफिलिएशन गाइडलाइंस कि बोर्ड्स टू फाइनलाइज स्कूल एफिलिएशन गाइडलाइंस, कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यूज एंड ग्रांट एफिलिएशंस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर, कि हर 3 साल बाद एफिलिएशन को फिर से चेक करा जाए कि स्कूल जो कि एफिलिएट कर दिया गया है वो काम कर रहा है कि नहीं ठीक से। फिर डिजिटल लिटरेसी की बात है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर वो ये कह रहे हैं कि कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें भी चाहे, डिजिटल लिटरेसी हो, लोगों को डिजिटल एसेट्स के बारे में, मतलब कोडिंग वगैरह के बारे में पता हो, है ना। फिर प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, परख असेस्ड 32 बोर्ड्स एक्सक्लूडिंग संस्कृत मदरसा एंड टेक्निकल बोर्ड्स, उनको छोड़ के 32 बोर्ड को देखा, एंड यूजिंग अ क्वेश्चनर एंड 2 years वर्थ ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्फ्रेंसेस, मतलब ये सब करने के लिए उन्होंने 2 साल के क्वेश्चन पेपर देखे 32 बोर्ड्स के, मदरसा वगैरह और संस्कृत को छोड़ के, है ना, और अपनी फाइनल रिकमेंडेशन फिर दी है। और ये है सारी रिकमेंडेशन, शानदार रिकमेंडेशन है, 12वीं के बेसिस पे सब कुछ ना डिसाइड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उसमें भी इवैल्यूएशन सिस्टम स्टैंडर्डाइज हो और कंटिन्यूअस हो, ठीक है। चलिए, IAF's लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज टू बिगिन दिस मंथ। तो क्या है कि हम तरंग शक्ति एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी इंडिया की एक्सरसाइज होने वाली है। तरंग शक्ति क्या है, कब से? 2001 में हमने ये लॉन्च करी थी। IAF has participated in 91 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा नहीं, सिंस 2001 मतलब हमने इतना कर लिया। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, IAF टू होस्ट तरंग शक्ति इज लार्जेस्ट इंटरनेशनल एक्सरसाइज येट। तो अब क्या है, इस बार हमने 2001 से इतनी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा है, अब उस एक्सपीरियंस को लेकर हम अपनी एक लॉन्च करेंगे टू टेक प्लेस इन 2 phases अगस्त में
हो जाएगी, ठीक है। और कहाँ होगी? जोधपुर में, ठीक है। एक सुलूर में, सुलूर है तमिलनाडु में, और फिर जोधपुर में। इसमें 51 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे, 10 नेशंस सेंडिंग एरियल एसेट, बाकी सब विजिट करने आएंगे। और एरियल एसेट मतलब अपने एयरक्राफ्ट सेंड करेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। एयरक्राफ्ट सस्ती चीज नहीं होती है, ठीक है। 10 नेशंस, 18 नेशंस टू सेंड सीरियल ऑब्जर्वर्स फॉर द एक्सरसाइज, ठीक है। फॉरेन फाइटर्स पार्टिसिपेशन कहाँ पे? 18 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरोफाइटर टाइफून्स फ्रॉम यूके, स्पेन, जर्मनी। C-130s फ्रॉम बांग्लादेश, सिंगापुर। दसॉल फ्रॉम फ्रांस, F-16 फ्रॉम ग्रीस एंड यूएस, वारहॉक फ्रॉम यूएस, ठीक है। और इंडिया से कौन सा है? LCA यानी कि तेजस, Su-30 MKI यानी कि सुखोई, ठीक है। रफाल, MiG-29, जगुआर, मिराज 2000, C-130 जो यूएसए से लिए थे हमने, अवाक्स सिस्टम और ये सब, ठीक है। बस इतना ही है। तो इंडिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज अब से कौन सी होगी? तरंग शक्ति, आप ये याद रखेंगे। और 10 नेशन से जो अपने एसेट्स भेज रहे हैं, फाइटर जेट्स भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए, मिनरल इंपोर्ट सर्जेस 80%। कोई बुरी बात नहीं है कि इंडिया और ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है मिनरल। क्यों? हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, वैल्यू एडिशन करें, उसको एक्सपोर्ट करें, ये अच्छी बात है। तो FY24 में 80% इंक्रीज हुआ है, ऑल्दो देयर वाज अ 2% डिक्रीज ईयर ऑन ईयर। तो ये क्या बोल रहे हैं? तो की इंपोर्ट्स हमारे हैं कॉपर, ओर कंसंट्रेट, फॉस्फाइट्स, फॉस्फोराइट, मैंगनीज ओर और ये सब। तो क्या है कि सर्ज इन वैल्यू टर्म्स, ओके, हम वैल्यू टर्म्स में इतने हैं, ऑल्दो इंपोर्ट फेल बाय 2 ईयर। अच्छा, जो मेजर मिनरल इंपोर्ट्स हैं वो 80% इन वैल्यू सर्च हो गए, लेकिन इसके अलावा जो टोटल मिनरल इंपोर्ट है वो कम हुआ है। तो बहुत बड़ी मिनरल इंपोर्ट की बास्केट है, वो थोड़ी सी 2% श्रिंक हुई है। लेकिन इसमें जो मेजर मिनरल्स होते हैं, जो बड़े मिनरल्स होते हैं, कौन से मिनरल्स होते हैं? कॉपर ओर हो गया, फॉस्फोराइट हो गया, मैंगनीज ओर हो गया, बड़े बड़े, उनका जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है। जरूर ये किसी मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा हो ऑब्वियसली, है ना। तो इंपोर्ट काफी कम थे, 38,000 करोड़ ही थे, और अब बढ़ गए 68,000 करोड़, ठीक है। ये इतनी बुरी खबर नहीं होती है। बुरी खबर ये होती है कि अगर मान लीजिए सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट बढ़ गया और ये सब, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये खबरें आती रहती हैं, आप बस ये याद रखिए एग्जैक्टली खबर क्या कह रही है। खबर ये कह रही है हमारा ओवरऑल मिनरल इंपोर्ट नहीं बढ़ा है, खाली मेजर मिनरल ओर का इंपोर्ट बढ़ गया है 80%, ठीक है। ओवरऑल 2% डिक्रीज हुआ है, ये नंबर आप याद रखेंगे। तंजानिया इवेक्टिंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मासाई HRW, ठीक है। तो क्या है कि ह्यूमन राइट्स वॉच reports beating by government rangers and lack of fair consent for the move. The scheme aimed for conserving World Heritage Site faces international criticism। की कोई World Heritage Site होगी कि कह रहे हैं कि तंजानिया is forcibly relocating tens of thousands of Maasai from their ancestral land in Ngorongoro conservation area to Handeni district। तो ठीक है, ऐसा कुछ है। आपको पता होना चाहिए कि तंजानिया है कहाँ। एक बार मैप खोलना पड़ेगा हमें। देखिए, अब तंजानिया है कहाँ? ये है हमारा अफ्रीका का सदर्न पोर्शन। यहाँ से हमारा इक्वेटर की लाइन जाती है, एक इक्वेटोरियल कंट्री है तंजानिया, ठीक है। ये है पूरा इलाका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा मसाई कहाँ है, ठीक है। तो मसाई क्या है कि मसाई आर नोमैडिक एथनिक ग्रुप नेटिव टू केनिया एंड तंजानिया, ठीक है। केनिया और तंजानिया दोनों साथ में आपने देख ही लिया है। ये रहा तंजानिया, ये रहा केनिया, ठीक है। यहाँ पर है, तो इस इलाके में ये पढ़ते हैं। तो एंसेस्ट्रल लैंड्स क्या है? मासाईज एंसेस्ट्रल लैंड आर इन नगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तंजानिया में है, तंजानिया के नॉर्थ में, ठीक है। इस इलाके में पड़ती है ये पूरी साइट, इस इलाके में गई, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का एक रिलोकेशन प्लान है और सब, ठीक है। इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, आपको पता होना चाहिए बस तंजानिया का है। नगोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया हो सकता है कभी आ जाए न्यूज़ में, बाकी तंजानिया और केनिया का है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 2 पिजन पी शिपमेंट्स फ्रॉम मोजाम्बिक आफ्टर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन
ठीक है। टूर पिजन शिपमेंट्स फ्रॉम मोजाम्बिक रिज्यूम आफ्टर डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन। अब हुआ क्या था, मोजाम्बिक में कुछ एंटी इंडियन एलिमेंट्स थे, एंटी इंडियन ग्रुप्स थे जो कि ब्लॉक कर रहे थे कि इंडिया की जो शिपमेंट्स हैं वो आए, ठीक है। तो अब क्या है कि वहां से बात हुई कुछ, तो आर्टिकल डिस्कसेस रिजम्पशन ऑफ ₹2 शिपमेंट्स फ्रॉम नकाला पोर्ट इन मोजाम्बिक टू इंडिया, कि क्या है कि वहां से हम पल्सेस लेते हैं, इंडिया में पल्सेस के दाम बढ़ जाएंगे अगर हम वहां से नहीं लेंगे। इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा इंपोर्टर इनफैक्ट, और इंडिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में सबसे पहले ऑयल सीड आता है और फिर आता है पल्सेस, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब ठीक है, वहाँ से हमारे कुछ इस इलाके से, मोजाम्बिक का ये इलाका है, ठीक है, यहाँ पे मेडागास्कर है, उसके साथ में ये मोजाम्बिक है, ठीक है। तो यहाँ से नकाला कोई पोर्ट होगा, वहाँ से हम ये शिपमेंट्स लेते थे, और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपना काफ़ी ज़्यादा पल्सेस क्या कहते हैं अफ्रीकन कंट्रीज से लेते हैं, ठीक है। तो कोई एंटी इंडिया ग्रुप था जो कि उसको रोक रहा था, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बात करी और फिर अब वो रिलीज हुआ है, ठीक है। तो 1400 कंटेनर है जो कि डिपार्ट हो गए इंडिया के लिए, ठीक है। चलता रहता है नोकझोंक, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, हम बहुत ज्यादा पल्सेस लेते हैं, ठीक है। मोजाम्बिक से हम कुछ ले रहे हैं, क्या, तूर पिजन पिग। हमास लीडर इस्माइल हनिया असैसिनेटेड इन तेहरान एयर स्ट्राइक, ईरान एंड हमास ब्लेम इजराइल। तो देखो, ये है इजराइल, कहा गया है कि इन्होंने अटैक करा है तेहरान पे, और तेहरान में हो क्या रहा था कि यहाँ पे एक व्यक्ति थे इस्माइल हनिया, इनको असैसिनेट कर दिया गया है। ये हमास के लीडर थे। हमास है क्या, इस एरिया में जहाँ पे आप ये इजराइल देख रहे हैं, ये है इजराइल। इजराइल में यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे वेस्ट बैंक, यहाँ एक छोटी सी गाजा स्ट्रिप है जहाँ पे कि अक्सर इजराइल रॉकेट अटैक्स करता रहता है, और हमास के यहाँ पे कुछ हमासिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्या करते हैं, वो भी मिसाइल अटैक्स करते रहते हैं इजराइल में अक्सर। तो जो हमास है, जो यहाँ से काम करते हैं, उसके लीडर थे जो कि यहाँ पे तेहरान में विजिट कर रहे होंगे और उन्होंने अटैक करा है। अब इसका मतलब क्या है कि ईरान की तरफ से जो अटैक है वो बढ़ जाएंगे, और ईरान कभी भी अटैक्स एक्चुअली डायरेक्टली नहीं करता। ये क्या है कि ये एक वो है लिस्ट कि किस तारीख पे किन किन लोगों को मारा है, और क्या है कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर प्ले हैवी प्राइस। अच्छा, तो ऐसा कुछ है कि जुलाई 27 को एक रॉकेट अटैक वगैरह हुआ था गोलन हाइट्स में, 12 लोग मर गए थे। गोलन हाइट्स कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है गोलन हाइट्स, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे अटैक करा था, किसने करा था कि ये एक्चुअली इनिशियली सीरिया का हिस्सा था, बाद में एक 1965 में एक 6 डे वॉर हुआ था, उस समय इजराइल ने ये इलाका ले लिया था, कब्जा लिया था। अब ये जो इलाका है जो कब्जा लिया था गोलन हाइट, यहाँ पे अक्सर अटैक्स होते रहते हैं हिजबुल्लाह वगैरह के। तो अब क्या है कि ऐसा कुछ हुआ था, तो ऐसा कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने करा था, हिजबुल्लाह ने डिनाई कर दी थी इसमें इन्वॉल्वमेंट। तो नेतन्याहू जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, आई थिंक क्या डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर नहीं पीएम है नेतन्याहू, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि ये हैवी प्राइस पे करेंगे, डिफेंस मिनिस्टर कहा था हैवी प्राइस पे करेंगे, इन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट दी थी, और अब क्या है कि वो हैवी प्राइस ऐसा लग रहा है कि पे हो गया है, ठीक है। तो यही है। अब क्या है कि देखिए, अब जो हमें लग रहा है कि एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर्म पोस्ट 1979 Iranian revolution includes Iranian backed groups like Hezbollah, Hamas, Palestinian Islamic Jihad (PIJ) and Houthis। तो ये सारे लोग मिलके करते गए हैं कि जनरली अटैक्स को अंजाम देते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह जो कि शियाइट मिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, हमास जो कि सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, PIJ पैलेस्टाइन, क्या बोला था, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद, ये जो है ये, और हौथी ये शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ये यमन के अंदर काम करता है, ठीक है। हिजबुल्लाह कहाँ है कि ये इजराइल के साथ, ये सीरिया की तरफ से अटैक करता है। हमास क्या है, गाजा के अंदर अटैक करता है, गाजा से अटैक करता है, ठीक है। गाजा कौन सा, गाजा इलाका ये, ठीक है। यहाँ से हमास, यहाँ से हिजबुल्लाह, यमन यहाँ पे दिखाया नहीं है, इस जगह पे एक कंट्री है, वहाँ पे हूथी, और पैलेस्टीनियन जो भी इस्लामिक आर्मी है, जो भी इन्होंने नाम रखा है ना, PIJ जिहाद, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, ये वो प्रॉक्सीज हैं जिससे ईरान एक्चुअली अटैक करा सकता है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अटैक आ सकते हैं आगे।
चलिए, ऑस्ट्रेलिया लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्राम टू ट्रीट इन्फेंट पीनट एलर्जीज। पीनट एलर्जीज होती हैं कि आप पीनट खाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यही है, तो दुनिया की पहली, अब ये कर क्या रहे हैं, यहाँ पे पढ़ के आपको ये छोटी सी चीज पता लगेगी कि एलर्जिक चिल्ड्रन अंडर 12 मंथ विल फॉलो अ डेली डोजिंग शेड्यूल ऑफ पीनट पाउडर फॉर 2 ईयर, कि थोड़ा थोड़ा पीनट देते रहेंगे ताकि रेजिस्टेंस अगेंस्ट एलर्जी क्रिएट हो जाए। तो बस इतनी सी बात है जो ये कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला नेशन बन गया है। ये आया है न्यूज में, कहाँ पर आया, इंडियन एक्सप्रेस में, बस इतना ही है। तो यहाँ पे कोई नेशनल एलर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस है जिन्होंने ये फंड कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए, इतना ही। थैंक यू।